चैप्टर 6 हैंड एंड थंब जेस्चर्स, हाथ और अंगूठे के इशारे। नेपोलियन इन हिज स्टडी, ये एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसे 1812 में पेंटर जैक लुई डेविड ने बनाया था। इसमें फ्रांस के लीडर नेपोलियन को एक खास पोज में दिखाया गया है। उनका हाथ उनकी जैकेट के अंदर है और अंगूठा ऊपर की तरफ। अब सवाल ये आता है, क्या नेपोलियन को सच में पेप्टिक अल्सर था या वो बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे? इंसानी हाथ की बात करें तो इसमें 27 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। कलाई, रिस्ट में 8 गोल से कंकड़ जैसे बोन्स होते हैं जो लिगामेंट की जाल से जुड़े होते हैं। और हर एक जॉइंट को हिलाने के लिए बहुत सारी पतली पतली मसल्स काम करती हैं। साइंटिस्ट्स ने नोट किया है कि हमारे हाथ और दिमाग के बीच सबसे ज्यादा नर्व कनेक्शंस होते हैं। पूरे शरीर में किसी भी दो पार्ट्स के बीच इतने ज्यादा कनेक्शंस नहीं पाए जाते। इसलिए जब हम हाथों से कोई इशारा करते हैं या हाथ किसी खास पोजीशन में रखते हैं तो वो हमारी इमोशंस और मेंटल स्टेट को रिवील करता है। और क्योंकि हाथ ज्यादातर हमारे बॉडी के फ्रंट में होते हैं, मतलब सबको दिखते हैं, इसलिए ये जेस्चर्स लोग आसानी से नोटिस कर लेते हैं। हर इंसान के कुछ सिग्नेचर हैंड पोजीशंस होते हैं जो वो बार बार यूज करता है, बिना सोचे भी। अब जैसे ही कोई नाम लेता है नेपोलियन, तो हमारे दिमाग में फौरन एक तस्वीर आती है कि वो आदमी अपने जैकेट में हाथ डाले हुए है और अंगूठा ऊपर की तरफ। अब लोग इसके बारे में थ्योरीज भी देने लगते हैं या मजाक भी करते हैं, जैसे शायद उसे पेट में अल्सर था, वो अपनी घड़ी सेट कर रहा था, कोई स्किन डिजीज थी, उस टाइम पॉकेट में हाथ डालना बुरा माना जाता था, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, हाथ टेढ़ा था, जैकेट में इत्र का पाउच रखा था जिसे वो सूंघता रहता था, वो कुछ पर्सनल चीज कर रहा था, या शायद इसलिए क्योंकि पेंटर को हाथ बनाना मुश्किल लगता था। लेकिन सच क्या है? असल में 1738 में, यानी नेपोलियन के पैदा होने से भी पहले, एक किताब छपी थी, ए बुक ऑफ जेंटील बिहेवियर, फ्रैंकोइस निवेलिन की किताब, जिसमें ये पोज बताया गया था। उसमें लिखा था कि हाथ को जैकेट में रखना एक ऐसा स्टाइल था जो एक शालीन, बहादुर और समझदार मर्द की पहचान देता है, जिसमें आत्मविश्वास हो लेकिन घमंड न हो। और जब नेपोलियन ने जैक डेविड की बनाई पेंटिंग देखी तो उसने कहा, तुमने मुझे अच्छे से समझा मेरे प्यारे डेविड। इसका मतलब ये एक स्टेटस सिंबल जेस्चर था। अब मजे की बात यह है कि नेपोलियन ने कभी इस पोज में असल में बैठकर पेंटिंग नहीं करवाई थी। आर्टिस्ट ने तो उसे याद से बनाया था और हाथ वाली ये पोज उसने खुद जोड़ दी। लेकिन इस छोटे से जेस्चर की वजह से आज भी नेपोलियन को लोग उसी स्टाइल में याद करते हैं। और ये दिखाता है कि आर्टिस्ट जैक डेविड को अच्छी तरह समझ था कि हाथ और अंगूठे की पोजीशन अथॉरिटी और पावर कैसे दिखा सकती है। नेपोलियन की हाइट और उसका इम्प्रेशन। नेपोलियन की असली हाइट सिर्फ 5 फुट 4 इंच यानी 1.64 मीटर थी, लेकिन जब लोग उनकी पेंटिंग देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो 6 फुट से भी ज्यादा यानी 1.85 मीटर लंबे हों। कैसे हाथ बोलते हैं? हाउ द हैंड्स टॉक। हजारों सालों से किसी भी इंसान का सोशल स्टेटस ये तय करता था कि वो बात कब कर सकता है और कितनी देर तक कर सकता है। जिसके पास ज्यादा पावर या अथॉरिटी होती थी, उसके बोलने के दौरान बाकियों को चुप रहना पड़ता था। उदाहरण के लिए, रोमन इतिहास बताता है कि अगर कोई आम आदमी जूलियस सीजर की बात काट देता तो उसे मौत की सजा भी मिल सकती थी। आज के जमाने में ज्यादातर देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब कोई भी इंसान अपनी राय रख सकता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बात भी बीच में काट सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें ताना मारने वाला धीमा तालियां बजाना भी अलाउड है। जैसा कि 2003 में हुआ था, जब लोगों ने टोनी ब्लेयर को टीवी डिबेट में स्लो हैंड क्लैप करके ट्रोल कर दिया। वो इराक संकट कर बात कर रहे थे। आजकल हाथ कैसे पंक्चुएशन मार्क बन गए हैं। बहुत सारे देशों में अब हाथों का यूज कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे बोलते वक्त पॉज देना, टर्न लेना या सामने वाले को रोकना। इटली और फ्रांस के लोग इसमें चैंपियन हैं, वहाँ हाथों से बात करना आम बात है। पर इंग्लैंड में आज भी अगर कोई हाथ हिलाकर बोले तो उसे खराब स्टाइल माना जाता है।
इटली में रूल क्या है? बहुत सिंपल है, जिसके हाथ ऊपर बात उसी की चलेगी। सामने वाला सिर्फ सुनता है, उसके हाथ नीचे रहते हैं या पीछे बंधे होते हैं। अब अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आपको अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। और ये आप कैसे कर सकते हैं? या तो सामने वाले से आंखें चुराकर धीरे से हाथ ऊपर करें, या फिर उसके हाथ को हल्के से छूकर नीचे करें और अपना हाथ ऊपर ले जाएं। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जब इटालियन लोग बात करते हुए एक दूसरे को छूते हैं तो वो फ्रेंडली या इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हर कोई दूसरे के हाथ को रोककर खुद बोलने की कोशिश कर रहा होता है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ सबसे पॉपुलर हैंड और थंब जेस्चर्स जो दुनिया भर में यूज होते हैं। बोनस कोट: अगर आप किसी इटालियन के हाथ पीछे बांध दो तो वो एकदम चुप हो जाएगा। अब पॉइंट्स देने का तरीका। लोग अक्सर अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करने के लिए दोनों हाथ यूज करते हैं। पहले एक हाथ से एक बात बताते हैं, फिर दूसरे हाथ से दूसरी। और इसमें भी साइकोलॉजी होती है। राइट हैंडेड लोग अपनी फेवरेट बात या स्ट्रॉन्ग पॉइंट दाएं हाथ से बताते हैं, जबकि लेफ्ट हैंडेड लोग अपने मेन पॉइंट के लिए बाएं हाथ का यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ, हाथ के इशारे याददाश्त को बढ़ाते हैं। जब आप बात करते हुए हाथों के इशारे करते हो तो उसका असर सिर्फ सामने वाले पर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी बात ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा यादगार बन जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, इंग्लैंड में जॉफ्री बेटी और नीना मैकलॉगलिन ने एक स्टडी की जिसमें वॉलंटियर्स को कुछ स्टोरीज सुनाई गईं। इन कहानियों में रॉजर रैबिट, ट्वीटी पाई और सिल्वेस्टर द कैट जैसे कार्टून कैरेक्टर्स थे। अब कुछ लोगों को स्टोरी सुनाते वक्त नैरेटर ने हाथों के जेस्चर्स भी यूज किए, जैसे हाथों को ऊपर नीचे तेजी से हिलाना रनिंग दिखाने के लिए, हाथों को लहराना जैसे हेयर ड्रायर की हवा चल रही हो, दोनों बाहों को दूर फैलाना फैट ऑपरा सिंगर को दिखाने के लिए। अब 10 मिनट बाद जब उनसे सवाल पूछे गए तो जिन लोगों ने हाथों के इशारे देखे थे उनका रिकॉल 33% ज्यादा था। यानी हाथों के जेस्चर्स डायरेक्टली हमारी याददाश्त को बूस्ट करते हैं। अब बात करते हैं पहले जेस्चर की, रबिंग द पाम्स टुगेदर, यानी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ना। कुछ समय पहले हमारी एक दोस्त हमारे घर आई। हम लोग स्की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। बातों ही बातों में वो कुर्सी पर पीछे झुकी, मुस्कुराई, तेजी से हथेलियां रगड़ी और बोली, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, कब चलें? उसका ये रेज्ड पाम्स रब ये नॉन वर्बली बता रहा था कि वो ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड है और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखती है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी यानी कुछ अच्छा होने की उम्मीद। जब लोग हथेलियां रगड़ते हैं तो वो पॉजिटिव उम्मीद को दिखा रहे होते हैं। उदाहरण, कोई आदमी पासा फेंकने से पहले उसे हथेलियों में रगड़ता है, जीतने की उम्मीद के साथ। स्टेज होस्ट अपने हाथ रगड़ते हुए कहता है, अब बारी है उस स्पीकर की जिसका सभी को इंतजार था। सेल्समैन ऑफिस में घुसते ही एक्साइट होकर कहता है, बड़ी डील मिली है, और साथ में हथेलियां रगड़ता है। लेकिन जब कोई वेटर रात के एंड में आकर हथेलियां रगड़ता है और पूछता है, सर और कुछ चाहिए, तो वो एक अनकही उम्मीद जता रहा है, टिप तो दो। अब ध्यान दो, हथेलियां कितनी तेज या धीरे रगड़ी जा रही हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर सामने वाला तेजी से हथेलियां रगड़ रहा है तो मतलब वो चाहता है कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे रगड़ता है और फिर कहता है, मेरे पास एक परफेक्ट प्रॉपर्टी है आपके लिए, तो आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है, शायद इसका फायदा ज्यादा है, मेरा कम। यानी हथेली रगड़ने की स्पीड से पता चलता है कि सामने वाला सोचता है फायदा किसे होने वाला है। सेल्स ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? सेल्स पर्सन को सिखाया जाता है कि पाम रबिंग जेस्चर का यूज करें, लेकिन तेजी से, ताकि कस्टमर को लगे कि उसके लिए कुछ अच्छा होने वाला है और वो डिफेंसिव ना हो। और अगर खुद बायर हथेलियां रगड़ते हुए कहे, चलो बताओ क्या प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब वो सच में इंटरेस्टेड है और कुछ अच्छा देखने की उम्मीद कर रहा है। हैव आई गॉट ए डील फॉर यू, यानी मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की डील है। लेकिन हमेशा याद रखो, कंटेक्स्ट देखना जरूरी है। अगर कोई आदमी ठंड में बस स्टैंड पर खड़ा है और हथेलियां रगड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी डील के लिए एक्साइटेड है, वो बस ठंड से हाथ गर्म कर रहा है। थंब एंड फिंगर रब, अंगूठा और उंगलियां रगड़ना।
अब एक और जेस्चर। जब कोई इंसान अंगूठे को फर्स्ट फिंगर या उंगलियों के सिरों पर रगड़ता है तो ये पैसे की उम्मीद, मनी एक्सपेक्टेंसी दिखाता है। इसका मतलब होता है पैसा चाहिए, पैसा आने वाला है। जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर कहे 40% की बचत करवा सकता हूँ और साथ में ये जेस्चर करे। या कोई दोस्त कहे भाई 50 रुपए उधार दे देगा। ये जेस्चर असल में सिक्के को रगड़ने जैसा दिखता है, सिंबॉलिक है। अब नोट करो, अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, जैसे क्लाइंट से डील करते हो, तो ये थंब फिंगर रब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका मैसेज होता है मैं तुमसे पैसे की उम्मीद कर रहा हूँ, और ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकता है। हाथ भींचकर पकड़ना। शुरुआत में जब कोई इंसान अपने हाथों को आपस में जोर से जोड़ लेता है या भींच लेता है तो ये देखने में थोड़ा कॉन्फिडेंट लग सकता है, क्योंकि कई लोग इस जेस्चर के साथ स्माइल भी करते हैं। लेकिन असल में ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सिग्नल होता है। एक बार हमने एक नेगोशिएटर को देखा। वो बता रहा था कि कैसे उसने एक डील गंवा दी। जैसे जैसे वो अपनी कहानी में आगे बढ़ता गया, उसने अपने हाथों को और कस के भींच लिया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां सफ़ेद होने लगीं, जैसे एक दूसरे में वेल्ड हो रही हों। इसका मतलब हैंड्स क्लेंच जेस्चर दिखाता है कि सामने वाला इंसान अंदर से एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड या किसी तरह का रिस्ट्रेंट, दबा हुआ नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा है। ये जेस्चर क्वीन एलिजाबेथ का भी फेवरेट था। जब भी वो रॉयल विजिट्स या पब्लिक अपीयरेंस पर होती थीं, तो अक्सर उनका ये जेस्चर लैप पर रखा होता था, यानी शांत लेकिन अंदर से अलर्ट। लेकिन अगर कोई इंसान ये जेस्चर चेहरे के पास या मध्य शरीर, सेंटर या नीचे क्रॉच की लेवल पर कर रहा है, तो उसका मतलब अलग-अलग डिग्री का फ्रस्ट्रेशन या हार मान लेना जैसा संकेत देता है। कमाल, हैंड्स क्लेंच्ड प्लस स्माइल इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन हिडन बिहाइंड फेक कॉन्फिडेंस। नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स नियरनबर्ग और कलेरो ने ये पाया कि जब किसी मीटिंग या डील में कोई इंसान ये जेस्चर करता है, तो असल में वो सोच रहा होता है कि मेरी बात सामने वाले तक पहुंच नहीं रही, शायद मैं ये नेगोशिएशन हार रहा हूँ। यानी वो बाहरी रूप से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। ये जेस्चर 3 जगहों पर आम होता है। फेस के पास हाथ भींचे हुए, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। डेस्क या गोद पर मॉडरेट लेवल। खड़े होकर क्रॉच लेवल पर लोएस्ट टेंशन। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जितना ऊंचा कोई अपने हाथों को भींचता है, उतनी ज्यादा उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल होती है, और जितना नीचे, उतना कम नेगेटिव माइंडसेट। दबाओ, नेगेटिव जेस्चर को न्यूट्रल कैसे करें? अगर आप चाहते हो कि सामने वाला रिलैक्स हो, तो उसको कोई चीज़ थमा दो, जैसे एक पानी का ग्लास, कोई कागज़, या फिर उसे कुछ पास करने को कहो। इससे उसका ध्यान हथेलियां भींचने से हटेगा और उसका मेंटल स्टेट थोड़ा न्यूट्रल या ओपन हो जाएगा। याद रखो, जैसे बाहें बांधना एक डिफेंसिव सिग्नल है, वैसे ही हाथ भींचना एक छुपी हुई टेंशन को दिखाता है। अगर इसे टाइम पे सॉफ्ट नहीं किया, तो बातचीत में खुलापन नहीं आएगा। द स्टीपल जेस्चर, जब उंगलियां बनाएं मंदिर की मीनार जैसा आकार। अब तक हमने ये जाना कि बॉडी लैंग्वेज में जेस्चर्स हमेशा क्लस्टर्स में आते हैं, जैसे वाक्यों में शब्द। लेकिन स्टीपल जेस्चर इन नियमों का थोड़ा एक्सेप्शन है। ये जेस्चर अक्सर अकेले ही दिखाई देता है और बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। स्टीपल जेस्चर होता क्या है? जब एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों से हल्के से मिलती हैं और एक मंदिर की मीनार जैसी शेप बना देती हैं, उन्हें कभी-कभी लोग हल्के से आगे पीछे हिलाते भी हैं, जैसे स्पाइडर शीशे पर पुशअप्स कर रहा हो। ये जेस्चर क्या दिखाता है? ये जेस्चर एक तरह का कॉन्फिडेंट या सेल्फ अश्योर्ड एटीट्यूड दिखाता है। मतलब सामने वाला इंसान सोचता है कि मुझे सब पता है, मैं सही हूँ, मुझे डायरेक्शन देना आता है। इसलिए ये जेस्चर ज्यादातर देखने को मिलता है जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है, जब कोई लॉयर, अकाउंटेंट या मैनेजर मीटिंग में होता है, या फिर जब कोई इंसान इंटरनली सोचता है मैं दूसरों से बेहतर हूँ। कभी कभी ये गॉड लाइक लुक देता है। कुछ लोग इस स्टीपल को प्रार्थना वाली मुद्रा में बदल लेते हैं, ताकि वो खुद को सीरियस, डिवाइन या अथॉरिटी वाले इंसान की तरह पेश कर सकें। जैसे प्रेसिडेंट चिराग या जेरी एडम्स को कई बार इस जेस्चर में देखा गया।
जब कोई स्टीपल को कब नहीं करना चाहिए? अगर आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो या आप चाहते हो कि वो आप पर भरोसा करे, तो ये जेस्चर अवॉइड करो, क्योंकि कई बार ये जेस्चर एरोगेंस या स्मगनेस जैसा भी दिख सकता है। मतलब मुझे सब आता है, तुझे कुछ नहीं वाला वाइब दे सकता है। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप बिल्कुल श्योर हो, आपके पास आंसर्स हैं, आप लीडरशिप में हो या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो स्टीपल जेस्चर एकदम सही है। फन फैक्ट, स्टीपल जेस्चर का कोई भी वर्बल ट्रांसलेशन नहीं होता। ये सिर्फ बॉडी से कम्युनिकेट करता है कि मैं सुपीरियर जोन में हूँ और तुम सुनो। स्टीपलिंग टू विन एट चेस, माइंड गेम्स विथ हैंड्स। सोचिए, आप शतरंज खेल रहे हैं, आपने अपना हाथ बढ़ाया और किसी मोहरे पर उंगली रख दी। तभी आपका अपोनेंट पीछे हो जाता है और स्टीपल जेस्चर करता है। अब उसने कुछ बोला नहीं, पर उसने कह दिया, हाँ हाँ यही चलो, तुम्हारी हार तय है। अब अगर आप किसी और पीस को छूते हो और वो इंसान हाथ भींच लेता है या बाहें मोड़ लेता है, तो समझ जाओ उसे ये मूव पसंद नहीं। यही चाल सही है। स्टीपल, कॉन्फिडेंस, क्लेंच्ड हैंड्स, फ्रस्ट्रेशन या डिसलाइक। ट्रायंगल, स्टीपल के दो मेन वर्जन्स होते हैं। रेज्ड स्टीपल, जब इंसान बोल रहा होता है या अपना ओपिनियन दे रहा होता है। लोवर्ड स्टीपल, जब इंसान सुन रहा होता है, खासकर महिलाओं में ये ज्यादा देखा गया है। हेड टिल्टेड स्टीपल के साथ अगर कोई बात करे तो वो इंसान थोड़ा स्मग या एरोगेंट लग सकता है। चको, स्टीपल को कैसे पहचाने? मान लो कोई आपकी बात ध्यान से सुन रहा है। ओपन पाम्स, लीनिंग फॉरवर्ड, नॉड करना, आई कांटेक्ट। अब आखिर में वो स्टीपल जेस्चर करता है, तो ये है आपका गो अहेड सिग्नल। अब ऑर्डर मांग लो, पिच क्लोज करो। लेकिन अगर वो इंसान बाहें मोड़े, टांगे क्रॉस करे, मुंह छुए, नजरें चुराए और फिर स्टीपल करे, तो इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि वो मना करेगा। दोनों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक जीत की तरफ, दूसरा इनकार की। क्लू मिलते हैं पिछली बॉडी लैंग्वेज से। चको, समरी, आपके हाथ हमेशा आपके आगे होते हैं और वही सबसे ज्यादा आपके इमोशंस और इरादों को खोलते हैं। स्टीपल और बाकी जेस्चर्स को जानना और प्रैक्टिस करना आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाएगा, ज्यादा सक्सेसफुल फील कराएगा और शायद शतरंज के गेम भी जितवाएगा। द फेस प्लैटर, फ्लैटरी का इन्विटेशन। ये एक पॉजिटिव कॉर्टशिप जेस्चर है। अक्सर महिलाएं या ऐसे पुरुष जो किसी पुरुष का अटेंशन चाहते हैं, एक हाथ को दूसरे के ऊपर रखकर अपना चेहरा प्लेट की तरह सामने पेश करते हैं, जैसे कह रही हो, देखो मैं यहाँ हूँ, अब तुम्हारी बारी है इम्प्रेस होने की। अगर आप किसी की तारीफ करना चाहते हो, ये जेस्चर आपको ग्रीन सिग्नल देता है। स्टैंडिंग हैंड्स बिहाइंड द बैक, रॉयल कॉन्फिडेंस। ये जेस्चर ब्रिटिश रॉयल फैमिली, पुलिस वालों, स्कूल के हेडमास्टर और सेना के अधिकारियों में कॉमन है। सिर ऊपर, थोड़ी बाहर, दोनों हाथ पीछे, एक हाथ से दूसरा पकड़े हुए। ये दिखाता है कॉन्फिडेंस, सुपीरियॉरिटी, पावर। असली बात ये है, जब कोई अपनी छाती, गला और पेट को खुला छोड़ देता है, तो ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल है कि मुझे डर नहीं है। अगर आप किसी हाई स्ट्रेस सिचुएशन में भी ये पोस्चर लो, जैसे इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस या डेंटिस्ट के बाहर इंतजार, तो आपका दिमाग खुद को ज्यादा पावरफुल और शांत फील कराने लगता है। हाथ भींचते हुए, गुस्सा रोको। ये जेस्चर अलग है। जब एक हाथ दूसरे हाथ की कलाई को पीछे से कसकर पकड़ लेता है, ये होता है सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा अंदर दबा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे एक हाथ दूसरे को किसी हरकत से रोक रहा हो। ये पोस्चर बताता है कि इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाथ भींचते हुए, द हैंड ग्रिपिंग रिस्ट जेस्चर, कंट्रोल योरसेल्फ। जब कोई इंसान अपना एक हाथ पीछे ले जाकर दूसरी कलाई को कसकर पकड़ लेता है, तो वो बाहर से शांत लेकिन अंदर से गुस्से या फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है। हैंड ग्रिपिंग रिस्ट इक्वल्स सेल्फ कंट्रोल। लेकिन अगर वो कलाई नहीं बल्कि ऊपरी बाजू को कसकर पकड़ रहा है, तो समझो उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा है, जैसे उसका एक हाथ दूसरे को रोक रहा हो। अब बस कंट्रोल कर खुद को। इसीलिए ही कहते हैं, गेट अ गुड ग्रिप ऑन योरसेल्फ। ये जेस्चर अक्सर इन जगहों पर देखने को मिलता है। कोर्ट रूम के बाहर, सेल्स पर्सन जो किसी बड़े क्लाइंट का इंतजार कर रहा है, डॉक्टर के बाहर चिंतित मरीज। रिसर्च, इसका हिडन पर्पस होता है नर्वसनेस को छुपाना और खुद को संभालना। टिप, अगर आप खुद को ऐसा करते पकड़ लो, तो इसे पाम इन पाम बिहाइंड द बैक में बदल दो। इससे आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल महसूस करोगे।
Thumb displays the secret language of superiority. Thumbs equals ego, confidence, power. पामिस्ट्री में थम्स को ईगो और कैरेक्टर की स्ट्रेंथ माना गया है और बॉडी लैंग्वेज में भी थंब बेस्ड जेस्चर्स बताते हैं कि इंसान कितना कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट या कभी-कभी अग्रेसिव है। थंब आउट इक्वल्स बॉस मोड ऑन। जब कोई इंसान अपने हाथों को जेब में रखकर सिर्फ अंगूठे बाहर निकालता है, ये दिखाता है कि वो खुद को सुपीरियर समझता है। ये जेस्चर प्रिंस चार्ल्स जैसे रॉयल्स और बॉसेस में आम है। बॉस ऑफिस में चलता है अंगूठा बाहर निकाले हुए, और जब वो नहीं होता तो उसका नंबर 2 भी ऐसा ही करता है। लेकिन सबऑर्डिनेट्स कभी भी बॉस के सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। लॉयर एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स। मान लो कोई वकील जूरी से कहता है, इन माई हम्बल ओपिनियन, लेकिन साथ ही थम्स डिस्प्ले कर रहा है और सिर पीछे झुका हुआ है। अब चाहे वो शब्दों से विनम्रता दिखा रहा हो, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है, मैं तुमसे ऊपर हूँ, सुनो मेरी बात। ये जूरी को पॉम्पस और फेक लग सकता है। करेक्ट वे, अगर वो वाकई हम्बल दिखना चाहता तो कोट खोलकर खुले हाथों से थोड़ा झुककर बात करता। थंब फ्रॉम बैक पॉकेट, हिडन डोमिनेंस। कभी कभी कोई इंसान अंगूठा पीछे की जेब से बाहर निकालता है। ये ऐसा होता है जैसे कोई डोमिनेंस को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। पहले महिलाएं ये जेस्चर्स कम करती थीं, लेकिन 1960 के बाद जब महिलाओं ने ट्राउजर्स पहनना शुरू किया और लीडरशिप रोल्स में आईं, तो थंब डिस्प्लेज उनमें भी देखे जाने लगे। थम्स अप इक्वल्स डबल सिग्नल। जब कोई इंसान हाथ मोड़कर खड़ा हो और उसके अंगूठे ऊपर की ओर हों, तो ये 2 सिग्नल देता है। 1. फोल्डेड आर्म्स इक्वल्स डिफेंसिव और नेगेटिव। 2. थम्स अप इक्वल्स कॉन्फिडेंट सुपीरियर। ऐसे लोग अक्सर अपनी बात थंब के जेस्चर से बताते हैं और खड़े होकर हल्का सा आगे पीछे झूलते हैं, जैसे अपने हाइट को और बड़ा दिखाना चाहते हों। थंब फॉर रिडिक्यूल, हिडन इंसल्ट्स। जब कोई इंसान अंगूठे से किसी की ओर इशारा करता है और बोले, वो हमेशा ताना मारती रहती है, तो ये सिर्फ जोक नहीं है, ये एक डिसरिस्पेक्ट सिग्नल है। महिलाओं को ये जेस्चर अक्सर ऑफेंसिव लगता है, खास तौर पर जब कोई मर्द इसे मजाक में करे। हालांकि महिलाएं भी कभी-कभी इसे यूज करती हैं, वो तो हमेशा इरिटेट करता है। थम्स समरी, द पावर ऑफ द थंब। थम्स हजारों सालों से पावर और अथॉरिटी का सिंबल रहे हैं। रोमन एम्पायर में अंगूठा ऊपर या नीचे का मतलब होता था जिंदगी या मौत, और आज भी बिना कोई ट्रेनिंग लिए इंसान थंब जेस्चर्स को सबकॉन्शियसली पढ़ लेता है। अब आप सिर्फ दूसरों के जेस्चर्स को समझ नहीं सकते, बल्कि खुद के जेस्चर्स को ट्रेन करके ज्यादा पावरफुल, कॉन्फिडेंट और पर्सुएसिव बन सकते हो।